हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल, आपका अपने यूट्यूब चैनल, आपका और हमारा दोनों का यही है, जिसका नाम है द लर्निंग अड्डा। क्या नाम है इसका? द लर्निंग अड्डा में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, द लर्निंग अड्डा में आपका स्वागत है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप लोग इस यूट्यूब चैनल को बहुत लोगों तक आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि इसमें जो कंटेंट मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। आगामी परीक्षाएं जिसमें यूपीएसआई के लिए मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ रहेगा। और आगामी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या ऑल ओवर इंडिया के जो भी एग्जाम चल रहे हैं ऑल इंडिया में, वहां यहाँ से कंटेंट मिलना ही मिलना है। ठीक है, नहीं तो मैं कहीं नहीं जा रहा, आप मुझसे बता देना कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं मिला, और मिलेगा, क्योंकि एक अनुभव भी है, एक एक्सपीरियंस भी है मुझे, और इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट आप लोगों को मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखो कि इस काम को आपको करना ही करना है। सुबह सुबह ये खुराक लेनी है, डोज, और डोज ले लो एक दिन, और उसके बाद पूरा दिन रहता है बढ़िया। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चंस लेकर आए, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए आपके लिए। 10 क्वेश्चन है हमारे पुरानी ट्रेंड की तरह। पहला क्वेश्चन में देखो, इसमें कई सारी चीजें आपको बतानी है। किस देश ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली विकसित की है? इसका आंसर तो पहले ही यूएसए। ये छपा हुआ क्वेश्चन है, समझ लो, छपा छपाया क्वेश्चन। इसमें हम कुछ चीजें बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, कौन सी होती है। 3 प्रकार की मिसाइल होती है। एक तो होती है सबसोनिक, एक होती है सुपरसोनिक, और एक होती है हाइपर। एक मैक से कम, एक मैक से कम क्या होगी? वो वाली मिसाइल होगी जो ध्वनि की गति, ध्वनि मतलब साउंड, साउंड की स्पीड से कम हो, साउंड से कम। वो तो कौन सी होती है? सबसोनिक होती है। 1 से लेकर 5 के बीच में, 1 से लेकर 5 मैक के बीच में चलती है सुपरसोनिक, और 5 से ऊपर कौन सी चलती है? हाइपरसोनिक। भारत ने एक मिसाइल बनाई है जिसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस हमने हाइपरसोनिक बना ली है, 5 मैक्स से ऊपर है। ये क्या है? 5 मैक्स से ऊपर है, पहली बात। दूसरी चीज, अगर हम बात करें ब्रह्मोस के बारे में, 5 मैक्स से ऊपर ये मिसाइल है। ठीक है, ब्रह्मोस अभी बेची है हमने। किसको बेची है? भारत पहले जो है सबसे बड़ा, देखो, भारत सिपरी रिपोर्ट है, एक सिपरी एक संस्था है, उसके अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना है। पहले सबसे फर्स्ट था, दूसरा आयातक था हथियारों का। रूस या अन्य देशों से हम हथियार खरीदते हैं, सेकंड आयातक है। लेकिन अब भारत का जो डीआरडीओ है, उस डीआरडीओ ने इस तरीके से मिसाइल प्रणाली विकसित की है, ये सब चीजें विकसित की हैं, जिससे आने वाले समय में ये ब्रह्मोस को भी बेचा हमने। किसे बेचा? फिलीपींस को। याद रखेंगे, किसे बेचा? फिलीपींस को। ठीक, अभी फिलीपींस के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए भी थे। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो हमारी जो है क्या कहते हैं, ये चीजें याद रखेंगे। दूसरी चीज डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कब बना? 1958 में बना है। समीर बी कामत, कौन है? समीर बी कामत इसके अध्यक्ष हैं। हाल में देखो, हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के तलिस्मिन सेवर सैन्य अभ्यास के दौरान डार्क ईगल, लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल। अच्छा, मैं आप लोगों को 2 मिसाइल सिस्टम समझा देता हूँ। हमारे यहाँ भी एक है। देखो, अगर कोई भी यहाँ से लेकर यहाँ टारगेट करके और यहाँ तक मार करती है पैरा वाले पाथ में, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है। ये लंबी दूरी की होती है बैलिस्टिक मिसाइल। और जो सीधे वार करती है वो क्रूज मिसाइल होती है, जैसे कि हमारे पास कौन सी है? ब्रह्मोस है। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित की गई है। इसे रणनीतिक आक्रमण और अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि एक्सिस एरिया डिनाइल A2 AD को सुरक्षा को भेजा जा सके, तेज सटीक हमले किए जा सके। ये जमीन से हथियार 17,000 मील तक ले जाने के लिए लक्ष्य को भेज सकती है। देखो भाई, मैं आप लोगों को, ये बहुत अच्छी बात आई है तो मैं बता देता हूँ। जैसा अगर हमने कोई मिसाइल बनाई, सर चलो खड़ी मिसाइल बना लेते हैं। खड़ी मिसाइल बनाई, जैसे कि ये मिसाइल है। मिसाइल के ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है ये पेलोड होता है। देखो, ये याद रखो, जो जो मिसाइल यहाँ भेजी जा रही है वही भेजी जाती, उसी टाइप का भेजा जाता है कहाँ? अंतरिक्ष में। ये पेलोड, पेलोड हमेशा याद रखो, पेलोड होता है इसके ऊपर वाली टोपी। पेलोड में बार हेड रख के ले जाते हैं। अब बार हेड क्या है भाई? बार हेड याद रखना युद्धक सामग्री है। अब चाहे इसमें परमाणु बम रख के ले जाओ तो ये बन जाएगी परमाणु बम वाली, या इसमें बारूद रख के ले जाओ, कुछ भी रख के ले आ सकते हो जो आपको वहां पर जाकर उसको फोड़ना है। तो याद रखेंगे ये चीजें हैं यहाँ पर।
इसमें लेके जाते हैं। तो ये जमीनी हथियार 1700 मील तक दूर के लक्ष्यों को भेज सकती है। तो याद रखो जितना भी होगा वो इसमें रख के जाएगा माल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये आप लोग इंग्लिश में याद कर लेना इसको। ग्रेट बैरियर रीफ जो हाल में समाचारों में थी, ये किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, मूंगे की चट्टान है। इसकी चट्टान है मूंगे की चट्टान। चलो इन देशों की राजधानी पढ़ ले अन्य की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। सिडनी मत लगा देना कोई भी, कैनबरा है, लोग सिडनी लगा देते भागते। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। कौन से आइलैंड पे है इसके? होन्शू पर। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। ठीक, आंसर है ये। आंसर ये। मूंगे क्या होते हैं? मूंगे होते हैं छोटे छोटे जीव जो मर गए होते हैं, अब मरने के बाद इकट्ठे हो गए होते हैं। छोटे जीव मरने के बाद इकट्ठे होते हैं और वो जगह जगह पर कोरल रीफ बना लेते हैं। इनको क्या कहते हैं? कोरल रीफ। मूंगे की चट्टाने। अब क्वेश्चन एक तो हमने तो चलो पढ़ लिया साहब, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में कहीं पाए जाते हैं? हाँ, भारत में कई जगह पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोरल की जो चट्टाने हैं, कोरल रीफ की चट्टाने हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप में। थोड़ा कलर चेंज कर लो इंडिया के लिए हिसाब से। लक्षद्वीप में। कहां पर है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में क्या है? सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है ये, वो मूंगा, छोटे छोटे जीव की चट्टान। चट्टान समझ लो इसे, चट्टान तो अपने आप बन जाती है ये। अच्छा, दूसरी चीज ये है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। तीसरी चीज, चलो इसमें एक बात और बता देते हैं, साक्षरता दर सबसे ज्यादा है सब यूनियन टेरिटरी में, लगभग 91% के आसपास है। समझ में आ गई? ये लक्षद्वीप के बारे में बात कर ली। अच्छा, अगर हम इसके बारे में और थोड़ी सी बात करें तो ये देखो क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं चर्चाओं में क्यों आई है ग्रेट बैरियर रीफ। ऐसा नहीं है कि पहले से ही, पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो क्षेत्र है, ये ग्रेट बैरियर रीफ कहलाता है। ये मूंगे की चट्टान है, इससे बड़ी मूंगे की चट्टाने कहीं नहीं है। ये एक देश पड़ता है न्यू पपुआ गिनी, और ये देखो इंडोनेशिया आ गया अपना, जिसकी राजधानी जकार्ता है। इसके बीच आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया है, ये इसकी कैपिटल आ गई कैनबरा। और देखो ये है तस्मानिया। क्या है? तस्मानिया। इन दोनों के बीच में तस्मान जल संधि भी है। अब याद रखो, इसको किसने खोजा था ऑस्ट्रेलिया को? कैप्टन कुक ने। और इसके साथ एक व्यक्ति और आया था, कहां का रहने वाला था? यह भी याद रखेंगे, ब्रिटेन का रहने वाला था। और इसके साथ एक व्यक्ति और आया था जिसका नाम था तस्मान। ये दो लोग आए थे, एक नहीं आया था, दो लोग आए थे। ठीक, ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ये है मूंगे की चट्टान है। ये रही देखो, ऊपर से ऐसा लगेगी देखने में, ये रही मूंगे की चट्टान है। ये जैव विविधता के लिए, मैं हमेशा जैव विविधता पे फोकस करता हूं, बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैव विविधता क्या होती है दोस्तों? जैव विविधता क्या होती है? जहां लिविंग थिंग्स, मतलब प्लांट प्लांट और एनिमल का गठजोड़, दोनों को जोड़ दो, जोड़, अगर सही से सरवाइव कर रहे हैं, सही से सरवाइव का मतलब उनका जीवन काल सुचारू चल रहा है, जीवन काल सुचारू चल रहा है। सुचारू का मतलब है बढ़ रहा है लगातार, तो ये क्या कहलाई जाएगी? ये हमारी जो है, ये कहलाई जाएगी, क्या कहलाई जाएगी भाई? मूंगे की चट्टाने। और याद रखो हमेशा मूंगे की चट्टानों के बारे में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ये वहां से लिया मैंने। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ की? यूनेस्को की। कब हुई स्थापना यूनेस्को की? 16 नवंबर 1945। याद रखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ? पेरिस। ये भी याद रखेंगे। आप चलो ऊपर आ जाए। हाल में जलवायु परिवर्तनों के कारण, अजय याद रखो, ये जलवायु परिवर्तन से बड़ी जल्दी खत्म होती है ये समस्या ये है। चक्रवातों और मूंगा भक्षी तारा मछलियों के प्रकोप के कारण ग्रेट बैरियर रीफ में 40 वर्षों में कठोर प्रवाल आवरण में तेजी से गिरावट करी गई है। ये उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास कोरल सागर में स्थित है। याद रखना, कोरल सागर में स्थित है ये। यहाँ पर कोरल सागर है ये ग्रेट बैरियर रीफ, या कोरल सागर है यहाँ पर। ठीक है, ये रहा, ये समझ लो, ये है कोरल सागर। ठीक है, इन दोनों के बीच में रीफ परिसर और पृथ्वी के बीच में सबसे बड़ी जीवित संरचना है। जीवित मान लेते हैं इन लोगों इनको। 2000 किलोमीटर से
अधिक क्षेत्र में फैली है, 3,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। ये सब नहीं पढ़ने, ये फैक्ट नहीं आते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए ले आता हूं मैं, ठीक है। वैश्विक प्रवाल भित्ति का पारिस्थितिक तंत्र का 10% बनाता है, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर हर प्रकार की मछली, हर प्रकार के जीव और हर प्रकार के जंतु मिलते हैं, बस, ठीक। और इसको याद रखेंगे, ये हाँ क्या कहते हैं, वो सॉरी रामसर साइट में भी है, रामसर साइट भी है ये। और रामसर साइट में आप लोगों को बता चुका हूँ रामसर साइट क्या है, नहीं तो मेरी क्लास देख लेना, मैं पढ़ाता रहता हूँ बीच बीच में। रामसर साइट, रामसर साइट में ये याद रखो, ईरान के रामसर में हुआ था ये सम्मेलन। आर्द्र भूमियों को 2 फरवरी 1971 को, इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है भाई, 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, वेटलैंड डे, डे वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है। कहाँ हुआ था, ईरान के रामसर में हुआ था। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये खोज की थी, खोज करना है ये भूल जाओ, ठीक। ये मैंने पूरा लिख दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। हाल में किस डिस्ट्रिक्ट ने कोर डिस्ट्रिक्ट पहल शुरू करी है और नया मॉडल लॉन्च किया है, तो ये असम ने किया है। पहले चलो, नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। असम की दिसपुर। मिजोरम की आइजोल। और अगर राज्यों में बात करें तो केरल के बाद मिजोरम का आता है नाम साक्षरता दर में। तो एक कोड याद कर लो भाई, कम गम, सही है ना, कम गम, कम से केरल सबसे ज्यादा, फिर मिजोरम, फिर गोवा और मणिपुर, ठीक। ये साक्षरता दर का कोड है। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। सिक्किम में एक यूनेस्को की मिश्रित साइट है जिसका नाम है कंचनजंगा, ठीक है। बात आ गई समझ में आप लोगों को। अगर हम बात करें, हम आगे चलते हैं, ये सारी चीजें हमने आप लोगों को पढ़ा दी। अब शुरू करते हैं, किसने करा, असम ने कोर डिस्ट्रिक्ट पहल शुरू करी है, शासन का नया मॉडल है। कुल मिलाकर जो पारंपरिक सिविल उप विभाजन प्रणाली थी, क्या आईएएस के बाद, कमिश्नर के बाद, इस तरीके के जो पद हुआ करते थे, उसमें चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, कोर डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नरों के पास जिला कमिश्नरों के समान के अधिकार होंगे ताकि स्थानीय स्तर पर बेहतर नियंत्रण कर सके। असल में सरकार का एकमात्र टारगेट है सुशासन। सुशासन होता है अपना शासन, तो सुशासन देना है, तो सुशासन देने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना, शासन की पहुंच बनाना। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन करना, नीचे तक अधिकारी को शक्ति देना। अब नीचे तक शक्ति दोगे तो अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है, ठीक। इसी तरीके का इस विकेंद्रीकरण पे एक क्वेश्चन याद रखना, पंचायती राज, पंचायत कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 44 में है। पंचायती राज का काम क्या है, ये भी सत्ता का विकेंद्रीकरण है, क्योंकि सबसे पहले ऊपर चली गई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, नीचे आ गई स्टेट गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद तो कोई गवर्नमेंट बची नहीं, तो गांव के स्तर पर प्रधान को लाने का मकसद ही सत्ता का विकेंद्रीकरण है। ये क्वेश्चन आता है कि पंचायत में क्या सत्ता का विकेंद्रीकरण है। 4 अक्टूबर 2024 को 39 विधानसभा क्षेत्रों में लागू की गई है, ठीक। हेमंत बिस्वा ने जोर देकर कहा है कि शासन को और उत्तरदायी बनाना है, ठीक है, सिटीजन फ्रेंडली बनाना है, ठीक। आगे चलते हैं। लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा जो हाल में ही समाचारों में देखा गया है, वो त्रिकोणीय, किस त्रिकोणीय संगम पर है, कौन कौन से देशों के बीच में, तो देखो साहब, ये इसके बीच में, भारत म्यांमार नहीं है, ये नहीं है, भारत नेपाल, नहीं सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, भारत नेपाल और चीन के बीच में है, ठीक है। ये क्यों दर्रा फेमस में आया, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। असल में क्या है ना, कि अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत ऐसे है, चलो थोड़ा सा अजीब बन गया, कोई बात नहीं, उसमें बढ़िया बनता बोर्ड पे, इनमें यहाँ सही नहीं बन पाता। भारत का ये उत्तराखंड का पार्ट है। देखो, यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा है,
कैलाश मानसरोवर यात्रा है तो यहाँ जाने के दो तरीके हैं, या तो इस तरह जम्मू कश्मीर होते हुए जाओ, तो अब तक यही रास्ता खुला हुआ था, ये रास्ता बंद कर दिया गया था। कौन सा वाला? लिपुलेख दर्रे से। अब लिपुलेख दर्रे से भी जा सकते हैं। ठीक है, ये आया है। हाल में तीर्थ यात्रियों के लिए भारतीय सीमा से पुराने लिपुलेख दर्रे को कैलाश पर्वत की चोटी पर पहली बार दर्शन किए। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित एक ऊंचाई वाला दर्रा है जो भारत, नेपाल और चीन की सीमा पर लगता है। त्रिकोणीय संगम के पास है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, हिमालय का प्रवेश द्वार है, पिथौरागढ़ में ब्यास घाटी पर स्थित है। ठीक, 1992 में चीन के साथ व्यापार के लिए खोला गया था। इसका प्राचीन महत्व था, पहले इससे ही यात्रा होती थी, लेकिन अब यात्रा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब दोबारा खोल दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में और दर्रे हैं, उनके नाम मैं लिखवा देता हूँ। उत्तराखंड के दर्रे नीति, माना और लिपुलेख बड़े फेमस हैं। लिपुलेख। अब दर्रा क्या होता है भाई? दर्रा ये होता है, देखो एक पहाड़ ही आया, ऐसे समझो, एक पहाड़ ही आया, ऐसे समझो। अब इन दोनों पहाड़ों के बीच में ये तो चोटियां हो गई, पीक बन गए। अब पीक से उतर कर तो आ नहीं सकता कोई आदमी, तो ये इनके बीच में जो छोटी छोटी खाइयां होती हैं, इन खाइयों से रास्ते बन जाते हैं, इसको दर्रा कहते हैं। ठीक है, खैबर, बोलन, गोलन, ये तीन दर्रे ऐसे थे जिससे बार बार आक्रमण हुए थे। कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है, हिंदू कुश की पहाड़ियों में है वो, लेकिन बहरहाल ये यहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये मैंने इंग्लिश में। माउंट धौलागिरी किस देश में स्थित है? माउंट धौलागिरी भी चर्चाओं में आया है अभी, और धौलागिरी पर्वत है नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में। भारत की राजधानी तो आपको पता है, नई दिल्ली, सब कुछ जानते हैं। म्यांमार भारत का देश है जिसकी राजधानी हो गई ना पियाडे, रंगून से हट गई है भाई। चीन की राजधानी बीजिंग, और बीजिंग को पीकिंग भी कहते हैं ये लोग। नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाल में ही माउंट धौलागिरी में एक अभियान में 5 रूसी पर्वतारोही की मृत्यु हो गई। अगर ये इस तरीके से कुछ हो जाता है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। माउंट धौलागिरी विश्व की 7वीं सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। देखो, 7वीं सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। ठीक है, जो पूरी तरीके से नेपाल का हिस्सा है और नेपाल में हिमालय श्रृंखला का पार्ट है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, यहाँ पर एक चीज याद रखने, कोड याद रखने, काल का ला जस्सी। कारा से काराकोरम, तो सबसे ऊंचे कौन सी हो गई? काराकोरम। ला से लद्दाख, जास्कर, और जस्सी से शिवालिक। बात समझ रहे हो नहीं? ये काला जस्सी कोड जरूर याद कर लेना, ये क्रम है उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ठीक, किसका? भारत की श्रृंखलाओं का, हिमालय की श्रृंखलाओं का जो भारत में पड़ती है। बर्फीली चोटियां हिमनद और प्रसिद्ध के लिए धौलागिरी का अर्थ है, देखो ये अर्थ याद कर ले, सफेद पर्वत। इसकी पहली सफल चढ़ाई 1960 में स्विस पर्वतारोही मैक्स आइसेले ने की थी। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो बस ये याद रखना माउंट धौलागिरी कहाँ है। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? अभी मृत्यु हो गई है इसलिए, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। दोबारा लिख देता हूं, माउंट एवरेस्ट और किस नाम से जानता है? सागर माथा। ठीक है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगेगा। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चढ़ते हुए मृत्यु हो गई। नाविक सागर परिक्रमा अभियान पूरा करने वाले भारतीय नौसेना का नाम क्या है? तो ये INS तारणी है, बी हटा देना इसमें। वैकल भी हो सकता है, वैकल होगा ये। ठीक है, ठीक है, INS तारणी। INS तारणी है क्या? पहले तो नाविक सागर परिक्रमा अभियान क्या है? पूरे समुद्र के दर्शन करने, समझ लीजिए। ये 2024 में शुरू हुई थी, अब जा खत्म हुई है 1 साल बाद, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गई है ये।
ये आईएनएस की फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंडियन नेवल शिप। आईएनएस की फुल फॉर्म क्या रखेंगे? इंडियन नेवल शिप। ठीक। आईएनएस तारणी नाविक सागर परिक्रमा अभियान के तहत सफलतापूर्वक किया गया है। ये गोवा के फ्रेमटल ऑस्ट्रेलिया तक 39 दिनों की बिना रुके यात्रा की है। 49 किलोमीटर लंबी यात्रा है। 2 अक्टूबर 2024 को एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी द्वारा शुरू किया गया था। यह अभियान लैंगिक समानता, वैश्विक समुद्री सहयोग के लिए बढ़ावा देने के लिए गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए के दल से कठिन मौसम की परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अपनी दृढ़ता संकल्प का प्रदर्शन किया है और ये अब जाकर अभियान खत्म हुआ है। तो याद रखें, नाविक सागर परिक्रमा अभियान क्या है? समुद्र के दर्शन करना। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, कहां पर लिखूं? यही लिख दूं क्या? हाँ, लिख देते हैं, चलो। ये तो समझ गए। एक नौसैनिक विद्रोह हुआ था हमारे यहाँ, नौसेना विद्रोह। पहली बार नौसेना ने विद्रोह किया था, और वो किस पे किया था ये याद रखना, आईएनएस तलवार। किसके समय हुआ था? 1946, अंग्रेजों के समय में। इसलिए हुआ था, इन्हें खाना और सुविधाएं नहीं मिल रही थी, इसलिए हुआ था। और कौन थे? बीके दत्त थे, बीके दत्त। ठीक है, नाविक। और उन्होंने जो है इस पे लिख दिया था, भारत माता की जय। भारत माता की जय। ठीक है। और इसको सुलझाया किसने था? सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने कहा, बोले यार एक काम करो, अब तो आजाद तो होने ही वाले हो, अब क्यों कर रहे हो? और दूसरी चीज, सरदार पटेल को ये पता था कि इस सेना की आवश्यकता हमें भी है, और जब हमें इस सेना की आवश्यकता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल को हम ही परेशान करें ये सेना। तो इसीलिए नौसैनिक विद्रोह जरूर याद रखेंगे, आईएनएस तलवार याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है अगला, ये रहा। उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ई मैप, नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल। जरूर ये, इसको जरूर याद कर लेंगे, किसी को याद करो ना करो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात समझ गए नहीं? ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर हम बात करें उपभोक्ता मामले के विभाग राज्य कानूनी मेट्रोलॉजी प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल ई मैप शुरू करा। क्या शुरू करा है? ई मैप शुरू करा है। ई मैप क्या करेगा? लाइसेंसिंग करेगा, सत्यापन करेगा, अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाएगा, जिससे आसानी से पंजीकरण की आवश्यकता को, मतलब क्या है, कई राज्यों में पोर्टल पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करेगा, मतलब सरल हो जाएगी प्रक्रिया, बहुत सरल हो जाएगी। आप ये लगा लीजिए कि कंज्यूमर को नुकसान नहीं है, फायदा ही है इसमें। ठीक है। फिलहाल तो यह कंपाउंडिंग ऑनलाइन नहीं है, लेकिन ई मैप से सभी कार्य एक प्रणाली में एकीकृत होंगे, जिससे परिवर्तन भी शामिल होगा। मतलब जो भी इसकी एक्टिविटी होगी सबको ऑनलाइन किया जाएगा। उद्योग संघों और राज्य प्रतिनिधियों के बीच में हाइब्रिड बैठक के पोर्टल को परिष्कृत रूप करने के लिए आयोजित की गई है। ई मैप प्रक्रिया को सरल बनाना है, अनुपालन के बोझ को कम करना है, बाजार में लेन देन की सटीकता को सुनिश्चित करना है। ये सारी बातें हमें इसमें मिलेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंग्लिश में लिख दिया। सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये क्वेश्चन आ सकता है। ये हरियाणा में है। ठीक है। कर्नाटक की राजधानी आपको पता है मंगलूर है, और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बांदीपुर। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। गुजरात में गिर अभयारण्य, जिसमें एशिया शेर मिलते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और ये आप लोगों ने इसे पढ़ ही लिया। क्या है ये? सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इसमें क्या है, ये असल में क्या है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क में गुड़गांव और हरियाणा में स्थित है। दिल्ली से 46 किलोमीटर दूर है। पहले बर्ड सेंचुरी था, फिर उसके बाद इसमें दलदली झील और बाढ़ के मैदान भी शामिल हैं।
कुल मिलाकर यहाँ पर निर्माण कार्य में रोक लगा दी गई है। सुल्तानपुर झील शामिल है, एक मीठे पानी की आर्द्र भूमि है जो यमुना नदी के गुड़गांव नहर और आसपास के कृषि अवभाव को पोषित करती है और 2021 में इसे रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। रामसर साइट मैंने आप लोगों को बता दी गई है। इस पार्क के आसपास जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं उनकी रिपोर्ट मांगी गई है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें बताता हूँ। पहले तो बात कर लेते हैं हम नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं और रिजर्व पार्क क्या होते हैं, छोटी सी बात में समझा देता हूँ, लोगों को पता नहीं होता। देखो, नेशनल पार्क एक बड़ा हिस्सा है जिसमें मानवीय गतिविधि को छूट होती है। ठीक है, मानवीय गतिविधि कर सकते हैं, कोई भी मानव कर सकता है। रिजर्व पार्क में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब रिजर्व पार्क नेशनल पार्क के अंदर ही हिस्सा होता है। जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क में दो रेंज हैं, एक तो किशनपुर रेंज है, एक करतनिया घाट है। तो ये दोनों जो रिजर्व रेंज है, इन रेंज में किसी प्रकार की मानवीय गतिविधि को छूट नहीं है। लेकिन पूरा लखीमपुर, पूरा गांव का एरिया, इसे तो नेशनल पार्क में आता। तो नेशनल पार्क बड़े हैं, रिजर्व पार्क इसके अंदर होते हैं जो किसी एक जानवर या अन्य जानवरों को लेकर रिजर्व किए जाते हैं। तो रिजर्व में मानवीय गतिविधि नहीं है, लेकिन आदिवासी गतिविधि होती है इनमें। आदिवासियों को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि आदिवासी जो होते हैं वो कौन है, ये फ्रेंडली होते हैं। किसके फ्रेंडली होते हैं? बायोडाइवर्सिटी के फ्रेंडली होते हैं। इनकी वजह से ये इनमें ही रहते हैं और इनकी वजह से ही बहुत सारे जानवरों बचते हैं। समझ गए? बर्ड सेंचुरी क्या होते हैं? जो चिड़ियों के लिए बनाई जाती है, जहां पर पक्षी आते हैं। तो इसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया। तो नेशनल पार्क हमेशा याद रखेंगे, बड़े एरिया जिसमें हर प्रकार की मानवीय गतिविधि, जैसे कि मकान बनाना भी शामिल है, जैसे कि सड़क बनाना भी शामिल है, ये सारी चीजें मानवीय गतिविधि कर सकते हैं नेशनल पार्क में, लेकिन रिजर्व पार्क में नहीं कर सकते। दूसरी फिर से रामसर आ गई। रामसर अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने। रामसर क्या है? दलदल भूमि। दलदल भूमि का संरक्षण केंद्र, मतलब दलदल भूमि मतलब इनको सुरक्षित करने की जगह का नाम था। ईरान में रामसर थी। 2 फरवरी को यहाँ पर बैठक हुई थी, इसीलिए रामसर साइट कह देते हैं, 1971 में। और 2 फरवरी को बैटलैंड डे मनाया जाता है। और इसी रामसर का रिकॉर्ड रखते हैं, वो रिकॉर्ड रखते हैं हम कहाँ पर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इस रामसर का रिकॉर्ड रखते हैं, वो रिकॉर्ड कहाँ रखते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, मॉन्ट्रेक्स। मॉन्ट्रेक्स में यहाँ पर एक फाइल वाइल रखी है जिसमें रिकॉर्ड रखते हैं। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहाँ पर है? कनाडा में। अगर किसी को कोई समस्या हो तो अब बताओ मुझे। ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्ट आता है इन्हें पढ़ाने में। 19वां G20 शिखर सम्मेलन। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखो, इससे पहले 18वां हुआ था नई दिल्ली, अब हुआ रियो डी जेनेरो, ब्राजील। ठीक है, ये कैपिटल सबकी लिखी है, फ्रांस की भी लिखी है, लंदन की भी लिखी है। कौन सी नदी के किनारे? फ्रांस कैपिटल सीन नदी के किनारे। और ये किस नदी के किनारे है? लंदन टेम्स नदी के किनारे। रियो डी जेनेरो कहां पर है शहर? बिल्कुल क्या कहते हैं, ऐसे समझ लिया अटलांटिक ओशन में है शहर। बड़ा खूबसूरत शहर है और यहाँ पर ही इसके कार्यक्रम होते हैं। लेकिन ब्राजील की राजधानी नहीं है ये, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ठीक, ये देखो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, भारत भी इसमें शामिल हुआ है क्योंकि भारत इसका मेंबर है। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता G20 का। क्या करेंगे हम याद? इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता। ठीक है, आधुनिक कला संग्रहालय में आयोजित की जा रही है। इसके मेजबानी लूलिया डिसल्वा करेंगे। और कोई अध्यक्ष नहीं होता, जिसको सौंप दी जाती है वही अध्यक्ष बन जाता, कोई अध्यक्ष नहीं होता, कोई हेडक्वार्टर नहीं होता। जहां जाएगा वहीं हेडक्वार्टर, और जहां जिस साल जिसको सौंपी जाएगी वही अध्यक्ष। जैसे पिछली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। इस सम्मेलन में इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे नेताओं ने जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा की। सामाजिक समावेश और भूख गरीबी के खिलाफ लड़ाई, ये इसका कोड याद रखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री ने बताया है। इस पर संबोधित किया। 1999 में स्थापित हुआ है। देखो, 1999 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोल्डमैन, वो व्यक्ति नहीं, गोल्ड, मैं बताता हूँ कौन है, गोल्डमैन शेष। इसको याद रखेंगे, ये अमेरिका की एजेंसी है गोल्डमैन शेष। गोल्डमैन शेष ने कहा कि एक G20 टाइप की होनी चाहिए, लेकिन सब ठंडे बस्ते में पहुंच गया। लेकिन 2008 में रूस में इसको जो है क्या कहते हैं, मंच बनाया गया। बात समझ रहे हो नहीं? रूस में इसको मंच बनाया गया और इसमें 19 देश और एक यूरोपियन देश शामिल है, जिसका नाम क्या है?
यूरोपियन यूनियन है। क्या नाम है? यूरोपियन यूनियन है। तो टोटल 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। अब 20 इसमें से विकसित देश और विकासशील दोनों हैं, एक संगठन नहीं है। विकसित प्लस विकासशील, भारत जैसे भी है और अमेरिका जैसे भी है। ये अपने आप में एक बहुत परफेक्ट कंडीशन है किसके लिए? देशों के लिए। G20 के निर्णय नीतियों को प्रभावित करते हैं, लेकिन कानूनी रूप से कोई भी बाध्यकारी नहीं है। देखो एक चीज और बता देता हूं मैं तुम लोगों को, आप लोग समझ लीजिए। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे नहीं है, कहीं पे समझ लीजिए। अगर प्रधानमंत्री कहीं पर जाकर कोई एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं, किस पे कर देते हैं? एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं या उसको मान लेते हैं, तो उसको भारत की संसद से रेटिफाई कराना जरूरी है। अगर वो संसद उसको रेटिफाई नहीं करेगी तो मान्य नहीं होता। तो बहुत दिन तक पेंडिंग पड़ी रहती है ऐसी चीजें। ठीक है, समझ गए? तो संसद पे इसकी चर्चा जरूर है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? देखो ये टाइगर रिजर्व है, मैंने जैसा आप लोगों को बताया ना, टाइगर रिजर्व है ये। कितने टाइगर रिजर्व है? कमेंट सेक्शन में बताना कितने टाइगर रिजर्व में, और लेटेस्ट कौन सा बना है, कितने टाइगर रिजर्व है और कितने टाइगर है। नेशनल एनिमल है ना, कितने टाइगर हैं भारत में इस समय, ये बताना। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। कौन सी झील है यहाँ पर? चिल्का झील है, चिल्का है। और एक अभयारण्य जिसका नाम है गहीर माथा। मध्य प्रदेश बाघ स्टेट कहा जाता है, भोपाल राजधानी है, सबसे ज्यादा बाघ यहीं पर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ठीक है, खनिज के लिए फेमस है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, त्रिवेंद्रम। और पेरियार नेशनल पार्क है। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि कितने कितने टाइगर रिजर्व हैं। ये वाले क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ये आप करके लाएंगे इधर वाले। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में है ये, क्यों चर्चाओं में है ये? छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई। किसकी? माओवादियों की। और 12 संदिग्ध माओवादी मारे गए। माओवादी हैं क्या? माओवादी जो है चीन के राजा वो थे। चीन में एक व्यक्ति था तानाशाह, जिसका नाम है माओ से तुंग, जो चले गए। उनकी विचारधारा को मानने वाले हैं। पहले ये शुरू नक्सलवादी से शुरू हुए थे और बाद में ये नक्सलवादी से शुरू हुए थे और बाद में ही माओवादी बन गए। कैसे कैसे बने ये चर्चा किसी और दिन करेंगे। ठीक है, माओवादी कौन है ये चर्चा हम बाद में कर लेंगे, कैसे माओवादी बने हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। सीता नदी और उदंती के बीच में वन्य जीव अभ्यारण्य का विलय करके बना है। इसका रिजर्व का नाम उदंती तथा सीता नदी का नाम पर रखा गया है। इसके माध्यम से बहती है ये सब कुछ याद नहीं है कौन कौन से जंगल से हुआ है। छत्तीसगढ़ का अगर कोई देने जा रहा है एग्जाम, उसके लिए जरूरी है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये याद रखेंगे, कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, और एक बेलाडीला की खान। बेलाडीला की खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये क्वेश्चन आता है। ठीक, ये ये शुष्क पर्णपाती जंगल कौन से होते हैं? जो मानसूनी जंगल कहलाते हैं, जो हमारे आसपास पाए जाते हैं उत्तर भारत में, जो समय आने पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और दोबारा पत्तियों को प्राप्त कर लेते हैं, मानसूनी है। ठीक, ये मैंने इंग्लिश में बताई दिया आप लोगों को। और हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमने इनको बहुत अच्छे से पढ़ा। सेशन को थोड़ा जल्दी निपटाने का कारण एक मैं बता देता हूं, जिससे आप लोगों पर लोड ना पड़े, बर्डन ना पड़े, जिससे आप ये 10 क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर जो है कमेंट सेक्शन में बताना, और इसको जरूर शेयर करो लोगों तक भाई। ठीक है, अच्छी चीज अच्छी जगह पहुंचाओ। ठीक है, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।